नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक समीक्षा 2021-22 के बारे में। जी हाँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हाल ही में आर्थिक समीक्षा है वो संसद में जारी की गई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, और इससे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, और वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट बिंदु है जो आर्थिक समीक्षा से जुड़े उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 की। वहीं अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के खत्म होने के बाद संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को प्रस्तुत किया था। तो ये 31 जनवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण जिसे केंद्रीय बजट से पहले संसद में पेश किया जाता है, यानी बजट से पहले इसे संसद में पेश करना होता है ताकि अर्थव्यवस्था की स्थिति जो भी चल रही है उसके बारे में जान सके और जो नीतिगत नुस्खे सुझाए जा सके। बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व वाली एक टीम के द्वारा इसको लिखा जाता है। प्रस्तुति से कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन को नया CEA यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये नए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने थे वी अनंत नागेश्वरन। इसके अलावा अगर बात की जाए क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो वित्त मंत्रालय द्वारा एक वार्षिक दस्तावेज होता है, एक साल से इसे पेश किया जाता है, जिसमें 12 महीनों में देश की आर्थिक प्रगति और मुद्दों की समीक्षा की जाती है। इस सर्वेक्षण में सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी दी जाती है। यह दस्तावेज प्रमुख सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन तथा उनके प्रभाव के बारे में भी जानकारी देता है। आर्थिक समीक्षा में प्रमुख रूप से राजकोषीय विकास, व्यापक आर्थिक कारकों, मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक कारकों पर विचार विमर्श किया जाता है। यह दस्तावेज देश की अर्थव्यवस्था की कृषि, जलवायु परिवर्तन और रोजगार के प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है। अब पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था, तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। हालांकि 1964 तक इसे बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन उसके बाद में बजट से अलग पेश किया जाने लगा। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से लेकर 8.5% की दर से बढ़ने की संभावना जताई है। तो पहला बिंदु आप ये ध्यान रखिएगा, जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था 8 से लेकर 8.5% की दर से बढ़ेगी। साल 2021-22 में GDP विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है, यानी चालू वित्तीय वर्ष के लिए जो GDP विकास दर है वो 9.2% रहने का अनुमान है। इसके अलावा जो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक भारत के $5 ट्रिलियन के GDP के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर इस अवधि में लगभग 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो वित्त वर्ष 2020-21 में 7.3% की दर से गिरावट के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.3% की दर से, जो पहले के अग्रिम अनुमान के अनुसार, बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 में GDP की विकास दर 8.8 से लेकर 8.5% रह सकती है। यह आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। इसके अलावा जो आर्थिक पुनरुद्धार को समर्थन देने के लिए आने वाले साल में वित्तीय प्रणाली के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी निवेश किया जाएगा। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत की जो GDP विकास दर है वो 8.7 और 7.5% रियल टर्म GDP विकास दर रहने के अनुरूप है। इसके अलावा IMF के जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके अनुसार 2021-22 और 22-23 के लिए जो भारत की रियल GDP विकास दर है वो 9% और 2023-24 में 7.1% रहने की संभावना जताई है, जिससे भारत अगले 3 साल तक दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। इसके अलावा 2021-22 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में 3.9%
उद्योग के 11.8% और सेवा क्षेत्र में 8.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो ये आंकड़े भी आप जरूर याद रखिएगा। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है 2021-22 में कृषि से संबंधित क्षेत्रों में 3.9% की बढ़ोतरी, उद्योग में 11.8% और सेवा के क्षेत्रों में 8.2% की दर से बढ़ेंगे। मांग की बात करें तो 2021-22 में खपत 7%, सकल स्थायी पूंजी निर्माण 15% और निर्यात है वो 16.5%, आयात 29.4% बढ़ने का अनुमान है। व्यापक आर्थिक स्थिरता संकेतकों से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऊंचे विदेशी मुद्रा भंडार, टिकाऊ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात में वृद्धि के संयोजन से 2022-23 में वैश्विक स्तर पर तरलता में संभावित कमी के खिलाफ पर्याप्त समर्थन देने में सहायता मिलेगी। 2020-21 में जो लागू पूर्ण लॉकडाउन की तुलना में दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव कम रहा, हालांकि इसका स्वास्थ्य पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा राजकोषीय मजबूती की अगर बात की जाए तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि साल 2021-22 के बजट अनुमान के अंतिम आंकड़ों की तुलना में 9.6% की अनुमानित वृद्धि की तुलना में केंद्र सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां हैं अप्रैल से लेकर नवंबर 2021 तक 67.2% तक बढ़ गई है। तो ये राजकोषीय है। इसके अलावा जो अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों के जोर देने के साथ पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो बाहरी क्षेत्रों में, जिसमें भारत के वाणिज्यिक निर्यात एवं आयात ने दमदार वापसी की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान ये कोविड से पहले के स्तरों से ज़्यादा हो गए हैं, यानी बढ़े हैं। पर्यटन से कमज़ोर राजस्व के बावजूद प्राप्तियों और भुगतान में महामारी के पहले के स्तरों के पहुंचने के साथ साथ सकल सेवाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। विदेशी निवेश में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। बैंकिंग पूंजी, सकल बाह्य वाणिज्य उधारी में बढ़ोतरी, बैंकिंग पूंजी सुधार और अतिरिक्त विशेष निकासी अधिकार आवंटन के दम पर 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर $65.6 बिलियन हो गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सितंबर 2021 के अंत तक, यानी एक साल पहले, $556.8 बिलियन की तुलना में भारत का बाह्य कर्ज बढ़कर $593.1 बिलियन हो गया। इसे IMF द्वारा अतिरिक्त SDR आवंटन के साथ ही ज़्यादा वाणिज्यिक उधारी के संकेत मिले हैं। वहीं अगर बात की जाए 2021-22 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार $600 बिलियन से ऊपर निकल गया था, लेकिन 31 दिसंबर 2021 तक जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $633.6 बिलियन के स्तर तक पहुंच गया था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना था। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता, जिसमें आपको बता दें कि साल 2021-22 में रेपो दर 4% तक बनी रही थी। प्रणाली में तरलता अधिशेष रही थी। वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा अच्छी महामारी के आर्थिक झटके को दूर किया गया। साल 2021-22 में वार्षिक आधार पर ऋण वृद्धि अप्रैल 2021 के 5.3% से बढ़कर 31 दिसंबर 2021 तक 9.2% हुई थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूरी जोखिम भारांक परिसंपत्ति अनुपात 2013-14 के 13% से बढ़ते हुए सितंबर 2021 के अंत तक यह बढ़कर 16.54% रह गया था। इसके अलावा जो पूंजी बाजारों के लिए असाधारण वर्ष है, अप्रैल से लेकर नवंबर 2021 में 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निगम IPO से तकरीबन 89,066 करोड़ रुपए उगाए गए, जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष में सबसे ज़्यादा अधिक है। तो ये आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ज़रूर आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मूल्य तथा मुद्रास्फीति की अगर बात की जाए तो औसत शीर्ष CPI यानी संयुक्त मुद्रास्फीति 2021 में जो 21-22 के बजट के अनुसार अप्रैल से दिसंबर में सुधर कर 5.2% हुई थी, जबकि 2020-21 में यह अवधि में ये 6.6% रही थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो मूल्य और मुद्रास्फीति की अगर बात की जाए।
इसके अलावा जो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक मुद्रास्फीति 2021-22 में अप्रैल से लेकर दिसंबर के दौरान 12.5% तक बढ़ी है। इसके अलावा इस वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 की थोक मुद्रास्फीति के 8% के नीचे आने के इस अंतर में उलटफेर भी हुआ था। साथ ही साथ जो सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन की अगर बात की जाए तो नीति आयोग जो एसडीजी इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में सुधर कर 66 हो गया है, जबकि 2019-20 में ये 60 था और 18-19 में ये 57 था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, भारत का जो समग्र स्कोर है एसडीजी इंडिया सूचकांक का वो 2020-21 में 66 है। फ्रंट रनर्स की संख्या 2020-21 में 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ी है, जो 2019-20 में 10 थी। नीति आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में पूर्वोत्तर भारत में 64 जिले फ्रंट रनर्स तथा 39 जिले परफॉर्मर में रहे थे। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। तो ये भी आर्थिक सर्वेक्षण का इंपॉर्टेंट बिंदु है जो आप ध्यान रख सकते हैं। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। 2010 से लेकर 2020 के दौरान वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में 2020 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान रहा था। अगस्त 2021 में जो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 के अधिसूचित किए, जिसका उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। भारत में कुल भौगोलिक वन क्षेत्र में कवर किए गए 24% है, यानी विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% है वो भारत में है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक शब्द है लाइफ, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस करते हुए बिना सोचे समझे विनाशकारी खपत के बदले सोचपूर्ण जानबूझकर उपलब्ध करवाने का आग्रह है वो इसमें किया गया है। इसके अलावा कृषि तथा खाद्य प्रबंधन से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें पिछले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया है। देश के कुल मूल्य संवर्धन में महत्वपूर्ण 18.8% 2021-22 में वृद्धि हुई है। इस तरह 2020-21 में 3.6% और 2021-22 में 3.9% की वृद्धि है वो दर्ज की गई है। कृषि क्षेत्र में तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी नीति का उपयोग फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। 2014 की जो एसएएस की रिपोर्ट की तुलना में नवीनतम सिचुएशन असेसमेंट जो सर्वे है, जिसमें फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्तियों में 22.6% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए उद्योग और बुनियादी ढांचा में, तो अप्रैल से लेकर नवंबर 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, अप्रैल से लेकर नवंबर 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो बढ़कर 17.4% की हो गया है। ये अप्रैल से नवंबर 2020 में ये -15.3% था। भारतीय रेलवे के लिए जो पूंजीगत व्यय है 2009 से 14 के दौरान 45,980 करोड़ रुपए के वार्षिक औसत से बढ़कर 2020-21 में यह 1,55,181 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2021-22 में इसे 2,15,058 करोड़ रुपए तक के बढ़ाने का बजट रखा गया है। इस प्रकार इसमें 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन किया गया है, जो 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन था। इसमें यानी 30.4% तक की बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ से लेन देन लागत घटाने पर व्यापार को आसान बनाने में सुधार में किए गए उपायों के साथ साथ डिजिटल और वस्तुगत दोनों ही बुनियादी ढांचों में इसमें बढ़ावा मिलेगा और रिकवरी की गति में तीव्र गति से वृद्धि होगी। सेवाओं की अगर बात की जाए तो जीवीए की सेवाओं ने वर्ष 2021-22 में जुलाई से लेकर सितंबर की तिमाही में पूर्व महामारी के स्तर को पार किया है और व्यापार, परिवहन आदि जैसे कॉन्ट्रैक्ट इंसेंटिव सेक्टरों के जीवीए भी अभी पूर्व महामारी के स्तर से नीचे बना हुआ है। समग्र सेवा क्षेत्र में जीवीए में 2021-22 में 8.2% तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 के दौरान रेल माल भाड़ा ने पूर्व महामारी के स्तर को पार किया था, जबकि हवाई माल भाड़ा और बंदरगाह यातायात लगभग अपने महामारी के स्तर तक पहुंच गए थे। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही 6 मई के दौरान जो सेवा क्षेत्र ने
16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है यानी एफडीआई प्राप्त किया था। भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 54% है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र ने साल 2020-21 में जनवरी मार्च तिमाही ने पूर्व महामारी के स्तर को पार किया था। इसमें 2021-22 की पहली छमाही में 21.6% की वृद्धि हुई है। सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात के लिए वैश्विक मांग से इसमें मजबूती आई है। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तो ये इम्पोर्टेंट बिंदु है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। नए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2021-22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई है, जबकि 2016-17 में यह संख्या केवल 735 थी। 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। इससे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर कुल 83 हो गई है और इसमें अधिकांश है वो सेवा क्षेत्र से ही है। इसके अलावा सामाजिक और बुनियादी ढांचा से अगर बात की जाए तो 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 टीके की 157.54 करोड़ की खुराक दी जा चुकी है, जिसमें 91.39 करोड़ की पहली खुराक और 66.05 करोड़ की दूसरी खुराक भी शामिल है। तो अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए कोविड महामारी के दौरान भी लगातार प्रयास है वो किए गए हैं सरकार के द्वारा टीकाकरण को लेकर। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़ों के अनुसार दूसरी कोविड लहर के दौरान रोजगारों का औपचारीकरण जारी रहा। कोविड की पहली लहर की तुलना में रोजगारों के औपचारीकरण पर कोविड का प्रतिकूल प्रभाव भी रहा है। इसके अलावा जो सामाजिक सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और अदर पर जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र और राज्यों ने जो 2014-15 में 6.2% व्यय किया था, वो 2021-22 में बजट के अनुमान से बढ़कर 8.6% हो गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कुल प्रजनन दर 2019 से लेकर 21 में घटकर 2 हो गई है, जो 2015-16 में 2.2 थी। शिशु मृत्यु दर 5 साल में कम शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई है और अस्पतालों और प्रसव केंद्रों में शिशुओं के जन्म में 2015-16 की तुलना में 2019 से लेकर 21 में सुधार हुआ है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े हुए थे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।